सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे पदखंड से अध्याय 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता है। इस कविता को पढ़ने के पहले हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानेंगे कि वे कौन थे, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ। तो देखेंगे, हमारा कवि परिचय है सुमित्रानंदन पंत जी का। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी गांव में हुआ। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया। स्कूल में 7 वर्ष की आयु में काव्य पाठ के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया, किंतु अस्थायी रूप से उन्होंने साहित्य सृजन वर्ष 1913 में आरंभ किया। इनकी आरंभिक कविताओं में प्राकृतिक प्रेम तथा रहस्यवाद की अनुभूति दिखाई देती है। वे मार्क्स, महात्मा गांधी, अरविंद के दर्शन से प्रभावित हुए। जीवन के आरंभिक दिनों में वे उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े और आकाशवाणी के परामर्शदाता के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। भारत सरकार ने वर्ष 1961 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए इन्हें वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए वर्ष 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ में वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन शामिल हैं। 28 दिसंबर 1977 को इनका देहांत हो गया। तो ये तो हमारा कवि परिचय है सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, उनका जीवन परिचय है। अब हम जो आज कविता पढ़ने वाले हैं पर्वत प्रदेश में पावस, उस कविता का रूपरेखा पहले जानेंगे, फिर उसके सार के बारे में जानेंगे। तो हमारा जो कविता है उसका प्रस्तुत कविता में क्या होता है उसका रूपरेखा देखेंगे। तो पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता वारिद से संकलित पंत जी की कविता है। सुमित्रानंदन पंत जी का पर्वतीय प्रदेश से गहरा संबंध था। प्रस्तुत कविता में पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति क्षण क्षण में अपना रूप बदलती रहती है। कवि ने ऐसे ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का सुंदर ढंग से चित्रण किया है। कवि ने पहाड़ों को मानवीकृत रूप से चित्रित करते हुए उनकी चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए उनके मन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। भला कौन ऐसा होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वतीय प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो। प्रस्तुत कविता में ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों से निहारने की अनुभूति होती है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत जी की कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति देती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। वर्षा ऋतु थी। पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति क्षण क्षण में अपने स्वरूप को बदलकर प्रकृति वेश धारण कर रही थी। मेखलाकार पर्वत श्रेणियों के तलहटी के जलप्रपात झीलों के जल में गिरने की आवाज़ पर्वत के विद्यमान होने का प्रमाण दे रहा था। पर्वतों से गिरने वाले झरने झागों से युक्त होकर बह रहे थे। पर्वतों के हृदय पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष नीचे पृथ्वी की ओर झांक रहे थे और ऐसे लग रहा था कि उस पहाड़ को मोती की लड़ियों से सजा दिया गया हो, उस पे मोती की लड़ियाँ लटका दी गई हो और
बारिश के देवता, मेघ के देवता भगवान इंद्र अपने बादल रूपी विमान पर बैठ के अपनी जादूगरी छड़ी को हिला हिला कर चारों तरफ छन छन में प्रकृति के वेश को बदल रहे हैं और मूसलाधार बारिश करके हर पल वहाँ के वेश को, प्रकृति रूप को बदल रहे हैं। तो ये हमारा पर्वत प्रदेश में पावस कविता का सार हुआ। तो पहले पाठ में हम लोग कवि परिचय और जो पाठ का रूपरेखा है और सारांश पढ़ते हैं, और दूसरे पाठ में हम हमारा जो कविता है उसको पढ़ेंगे और उसके कठिन शब्द को जानेंगे।